नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके के अति संभावित प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 7 यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपको इसमें से पहचान करनी है कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत में वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जो है वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन जो बी आपके सामने दिख रहा है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, तो डॉक्टर जो एम.एस. स्वामीनाथन हैं इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है उसकी आपको पहचान करनी है। तो कंप्यूटर वायरस एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो आप याद रखिएगा, जो कंप्यूटर वायरस होता है यह एक दोषपूर्ण जो है एक वायरस होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। इसमें से आपको उस बेरोजगारी की पहचान करनी है। तो किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति जो है अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रच्छन्न जो बेरोजगारी होती है, इस प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो व्यक्ति होता है वह अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी में होता क्या है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में होता ये है कि कुछ लोगों की जो उत्पादकता होती है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो शून्य मानी जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखने को अधिकतर मिलती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का क्या नाम है। तो भारत का जो सबसे पुराना क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो सिबिल है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सिबिल है यह भारत का सबसे पुराना क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना है सिबिल की, ये वर्ष 2000 में की गई थी। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बुल और बियर निम्न वाणिज्यिक गतिविधियों से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बुल और बियर का नाम आप सभी ने सुना होगा, बुल और बियर। तो यह जो टर्म है, यह जो शब्द है आपको शेयर मार्केट के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। शेयर मार्केट के क्षेत्र में आपको बुल और बियर का जो शब्द है, जो टर्म है आपको देखने को मिल जाएगा। बुल को हम हिंदी में तेजड़िया कहते हैं, बुल को जो है तेजड़िया कहा जाता है और बियर को जो है मंदड़िया कहा जाता है। तो हिंदी टर्म भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारत के जनसंख्या इतिहास के संदर्भ में इनमें से किस वर्ष को जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यानी कि विभाजन का वर्ष कहा जाता है। इसको महान जनसांख्यिकी विभाजन आप याद रखिएगा, इसको जो है महान जनसांख्यिकीय, हिंदी में इसको जो है आपको याद रखना है, महान जनसांख्यिकीय विभाजन का जो है वर्ष कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 1921 को। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के जनसंख्या के संदर्भ में जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यानी कि महान जनसांख्यिकी विभाजन है, यह वर्ष 1921 को कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो हेडक्वार्टर है आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अपोलो 11 मिशन को चंद्रमा पर कब उतारा गया था। यानी कि जो अपोलो 11 मिशन था इसने चंद्रमा पर मनुष्य को सफलतापूर्वक कब उतारा था। तो अपोलो 11 मिशन ने जो है 20 जुलाई 1969 को, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद देखिएगा, जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन ने जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मनुष्य को उतारा था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इस मिशन में जो है
3 इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो है चंद्रमा पर गए थे। एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे एडविन एल्ड्रिन और एक थे माइकल कॉलिंस। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कैपिटल पूछी गई है कि क्या है। तो संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम यूनाइटेड अरब एमिरात यानी कि जो है यूएई के नाम से जानते हैं, तो इसकी राजधानी अबू धाबी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी वर्ष है, ये 11 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 मई। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि किस खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखना है, आइंस्टीन को जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए जो है 1921 में फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा पुस्तक का राइटर कौन है। तुगलकनामा जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस टेनिस जोड़ी को जो है भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है। इसमें से आपको उस टेनिस जोड़ी की पहचान करनी है जिसको भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक की जो जोड़ी है टेनिस की, इसको भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत के पहले प्रेसिडेंट यानी कि पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आप याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले जो है प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब से कब तक इनका टेन्योर, इनका कार्यकाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब से लेके कब तक ये भारत के राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। जो भारत सरकार है उसके द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, भारत सरकार ने जो पहली औद्योगिक नीति थी ये 6 अप्रैल 1948 को जो है घोषित की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन 2 एशियाई देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है। तो मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना आपको भारत और बांग्लादेश के बीच देखने को मिल जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य यह एक संयुक्त सहयोग परियोजना है जिसका नाम है मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो मिनरल है, कौन सा खनिज है जो इलाहाबाद के करछना तहसील में पाया जाता है। तो इलाहाबाद का जो करछना तहसील है, आपको इसमें ग्लास रेत नामक एक खनिज देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लास रेत, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो संगमरमर है ये आपको मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यूरेनियम, आप याद देखिएगा, यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाया जाता है। फैक्ट आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में आपको यूरेनियम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बॉक्साइट का जो उत्पादन है ये बांदा में, उत्तर प्रदेश के बांदा और चंदौली में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट खनिज है जिनको आप याद कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सभी इम्पॉर्टेंट खनिजों को हमने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताया है। अगला प्रश्न है, भारत जो है किस वर्ष आईसीसी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करेगा। तो आप याद रखिएगा 2031 का जो आईसीसी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप होगा ये भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2031। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है, आपसे पूछा गया है। ऑपरेशन कायाकल्प योजना का संबंध किससे है। तो जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार के लिए जो है ऑपरेशन कायाकल्प को शुरू किया गया था। मोहनजोदाड़ो में पाया जाने वाला जो ग्रेट बाथ था, जो विशाल स्नानागार था, यह किस प्रकार का, किस आकार का था, आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, जो मोहनजोदाड़ो में पाया गया था ग्रेट बाथ, इसकी जो आकृति थी आपको याद रखना है, यह आयताकार आकृति थी, यानी कि आयताकार प्रकार का यह था ग्रेट बाथ। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जो है हम विशाल स्नानागार को ग्रेट बाथ के नाम से भी जानते हैं, तथा यह जो मोहनजोदाड़ो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। भगवान महावीर जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर, और इनका जो मूल नाम था ये वर्धमान था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, वर्धमान। ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया जो बौद्ध स्मारक है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो भगवान बुद्ध के सम्मान में एक बौद्ध स्मारक बनाया गया था, किसके द्वारा, तो सम्राट अशोक के द्वारा। इसको नाम दिया गया था सांची स्तूप, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सांची स्तूप का जो निर्माण है अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, तथा सांची स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, होयसल साम्राज्य की राजधानी कैपिटल क्या थी, आपसे पूछा गया है। तो होयसल साम्राज्य की राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी द्वार समुद्र, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वार समुद्र जो है होयसल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है। तो यह एक प्राचीन ग्रंथ है रघुवंशम, तथा इसका जो संकलन है किसके द्वारा किया गया था, कालिदास के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कालिदास के द्वारा। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। जो खजुराहो के फेमस मंदिर हैं आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। तो खजुराहो के फेमस मंदिरों का जो निर्माण है ये चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंदेल राजवंश। तथा ये जो खजुराहो के मंदिर हैं आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर में, मध्य प्रदेश में एक जगह है छतरपुर, यहीं पर आपको खजुराहो के टेम्पल, खजुराहो के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत का यह एक इम्पॉर्टेंट वंश था जिसका नाम था लोधी वंश, और इसकी जो स्थापना है यह किसके द्वारा की गई थी। तो आप याद रखिएगा, बहलोल लोधी के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो लोधी वंश था यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था यह था लोधी वंश, तथा दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वंश था यह था गुलाम वंश। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था, तो गुलाम वंश था। और दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश, अंतिम वंश था लोधी वंश, जिसका संस्थापक था बहलोल लोधी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न था, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था लोधी वंश का, वह अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर ने हराकर जो है मुगल वंश की स्थापना करी थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, इसको पानीपत के प्रथम युद्ध में वर्ष 1526 में हराकर बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको हराया था। तो आपको याद रखना है, पानीपत का जो दूसरा युद्ध था यह नवंबर 1556 में लड़ा गया था। नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। अकबर की सेना, आप याद रखिएगा, अकबर की सेना वर्सेज हेमू को हम हेमचंद्र के नाम से भी जानते हैं। हेमचंद्र एक हिंदू शासक थे। तो अकबर के सेना का जो नेतृत्व ये बैरम खान ने किया था। अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो बैरम खान ने किया था। तो बैरम खान ने जो है हेमू को हराया था दूसरी लड़ाई में पानीपत के। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो हेमू यानी कि हेमचंद्र को हराया था बैरम खान ने पानीपत के दूसरे युद्ध में। वहीं पानीपत का जो पहला युद्ध था ये 1526 में हुआ था।
लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना करी थी। तो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के चार मीनार का जो निर्माण है किसके द्वारा कराया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन जो है किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित है? तो तानसेन का संबंध जो है किस संगीत शैली से हो जाएगा? तो तानसेन का जो संबंध है ये हो जाएगा ध्रुपद शैली से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्रुपद। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर 100% सही है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तानसेन का जो जन्म था यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है तानसेन का जन्म हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? जब अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था किसके द्वारा? तो कार्नवालिस के द्वारा। कार्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त को भारत में लागू किया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा अस्थाई बंदोबस्त को लागू करते समय मतलब जिस समय लागू किया गया था उस समय वर्धमान का राजा कौन था? तो राजा बहादुर तेज चंद्र राय, यानी कि तेज चंद्र राय। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर तेज चंद्र होगा। यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहादुर तेज चंद्र राय, इस प्रकार से लिखा है, बहादुर तेज चंद राय। ये जो है वर्धमान के राजा थे जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था कार्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान जो समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा था यंग इंडिया, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया के संपादक हो जाएंगे आपके पंडित यहाँ पर महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया को प्रकाशित किया जाता था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम था सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने 1925 में जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, इस कानपुर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा। और जो सरोजिनी नायडू थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, अगर भारतीय यहाँ पर ना पूछे अगर भारतीय शब्द यहाँ पर न दिया गया हो तो आप याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी एनी बेसेंट। आप ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। अगर सिर्फ पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। लेकिन अगर भारतीय पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तब हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की थी और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की गई थी और इन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिराव फूले, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योतिराव फूले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली को क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस ले लिया और उनका क्या नाम रखा था? आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, जो इंडियन नेशनल आर्मी है, जो आज़ाद हिंद फौज है, इसने जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था इसका नाम क्या रखा था? तो इसका नाम रखा था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप जो है इनका नाम रखा गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारतीय संविधान का जो मसौदा समिति थी, भारतीय संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की जो मसौदा समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो समिति थी इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे पंडित भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर यहाँ पर हो जाएंगे राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही अध्यक्षता करी गई थी मसौदा समिति की, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी की। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन था यह किया गया था 29 अगस्त 1947 को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपातकाल के समय किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के समय वह कौन से आर्टिकल हैं, वह कौन से अनुच्छेद हैं जो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो आर्टिकल 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है भारतीय संविधान का? तो आर्टिकल 23 और 24 आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये दोनों जो आर्टिकल हैं आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए से 51 क से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51 क है या 51 ए है, इसका संबंध हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज से यानी कि मौलिक कर्तव्य से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। भारत के दोनों सदन, हमारे दो सदन कौन कौन से हैं? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो भारत के दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद लागू होते हैं? तो आप याद रखिएगा, जितने भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित किए जाते हैं उन पर जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वे जो है लागू होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही जो विधेयक है वो कानून बनता है। फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही वे लागू होते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो ये लास्ट प्रश्न था आज के जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।